हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये जो हमारा इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है, उस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने फ्रेंड्स किया था स्पीकर ऑफ लोकसभा लास्ट लेक्चर में, और जिन्होंने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिनके लेक्चर मिस हो चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक उनको मिल जाएगा, वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। वहाँ पर जो क्रैश कोर्स की लिस्ट दी गई है, वहाँ पर आप लोग सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अलग अलग से जो डिफाइन की गई है, अलग अलग से लिस्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की अलग अलग लिस्ट दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। जो भी पार्ट आपका वीक है उसके लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। हमने जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के अंदर सबसे सर्वोच्च उच्च न्यायालय है। चलो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, इसके अंदर कितने जजेस हैं, सारी चीजें हम बात करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल, एप्लीट एंड एडवाइजरी जुडिक्शन, तो ये तीनों इनके पास होती हैं। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 31 जजेस, 1 चीफ जस्टिस एंड 30 अदर जजेस। तो यहाँ वहां पर कितने जजेस टोटल? 31, एक चीफ जस्टिस जिसको कि सीजीआई बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नीचे कमेंट कीजिए कि प्रेजेंट सीजीआई कौन है इंडिया का, और 30 जो है अदर जजेस होंगे। और जब जो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं होते, प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वही एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं, उस टाइम पे उनके पास चार्ज होता है। स्मॉल बेंच विद 2 और 3 जस्टिस इज कॉल्ड ए डिवीजन बेंच। तो डिवीजन बेंच याद रखिए, जहाँ पे 2 या 3 जज होते हैं। ए लार्ज बेंच विद 5 और मोर जस्टिस इज कॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो जो डिवीजन बेंच जिसमें कि 2 या 3 जजेस हों और 5 से ज्यादा जजेस हों, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है या फिर डिविजनल बेंच क्या होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो जजेस होते हैं इनका टेन्योर और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, चलिए अच्छे से डिस्कस करते हैं। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड रिटायर एट द एज ऑफ 65। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। याद रख लीजिए, वो प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। द क्वालिफिकेशंस आर मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है? वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, ए जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट 5 ईयर, तो 5 साल हाई कोर्ट के जज होनी चाहिए, या फिर एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। तो दोनों में से कोई भी, या तो 5 साल हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर 10 साल हाई कोर्ट का वकील होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए। तो दोनों में कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो वो मतलब एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ एनी वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ सीजीआई द प्रेसिडेंट अपॉइंट द एक्टिंग चीफ जस्टिस फ्रॉम अमंग द जजेस ऑफ कोर्ट टू फंक्शन एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर वैकेंसी सीजीआई में वैकेंसी आ गई है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं, तो प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं जिनके पास ये जो ऊपर बताई गई है क्वालिफिकेशन है, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस। तो आर्टिकल 125 डिफाइन करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस से। दी सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ जजेस आर चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। प्रेजेंट सैलरी ऑफ सीजीआई इज 1 लाख एंड अदर जजेस इज 90,000 रुपीज। तो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सैलरी होती है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस कौन सा आर्टिकल डील करता है, कौन सा अनुच्छेद डील करता है? अनुच्छेद 125। चलिए फ्रेंड्स, अब जजेस को रिमूव कैसे किया जाए, जजेस को हटाया कैसे जा सकता है? अगर कोई जज मिसबिहेव करता है या इनकैपेसिटी है, मतलब वो कोई भी प्रॉब्लम के साथ, उनको हटाया कैसे जा सकता है? देख लीजिए, रिमूवल ऑफ जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर। वो मिसबिहेवियर करते हैं या फिर इनकैपेसिटी, मतलब वो कोई पागल हो जाए, या फिर उनका किसी एक्सीडेंट में मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, या तो मिसबिहेव करें या फिर इनकैपेसिटी हो गई है। जजेस कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है दोनों हाउसेज से, बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ बोथ हाउसेज, 2/3 ऑफ मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने भी वहाँ पे मेंबर हैं उनके 2/3 प्रेजेंट और वोटिंग होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए। द फर्स्ट जज against whom the proceedings were initiated was V. Ramaswamy and the second one is Soumitra Sen 2011। तो 2 जजेस हैं जिनके खिलाफ जो रिमूवल का प्रोसेस शुरू किया गया था। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है जुरिडिक्शंस की। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस क्या है देख लीजिए। आर्टिकल पहले तो अनुच्छेद याद रखिए 131। ओरिजिनल जुरिडिक्शंस मींस दैट सर्टेन टाइप ऑफ केसेस आर originate within the Supreme Court only. The Supreme Court has original jurisdiction in the dispute between center। मतलब जुरिडिक्शंस का क्या मतलब है यहाँ पर? जुरिडिक्शंस का कि सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी पावर है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, वो ना ही हाई कोर्ट के पास पावर है, ना ही किसी और कोर्ट के पास है। वो देख लीजिए, जब कोई डिस्प्यूट होता है, मतलब झगड़ा हो जाए सेंटर में और किसी दूसरी स्टेट में, या फिर सेंटर या स्टेट में, मान लो कोई भी स्टेट है जैसे कि हरियाणा, मान लीजिए हरियाणा या यूपी, इनका कोई क्लैश चल रहा है कि हाँ सेंटर की ये स्कीम हमारे लिए सही नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कोई क्लैश हो जाए, या फिर एक साइड पे वन और मोर स्टेट, अदर साइड दूसरी स्टेट्स हों, ऐसा हो सकता है। मान लीजिए एक साइड को 4 स्टेट है, दूसरी साइड को 2 स्टेट है, तो वो कहाँ पर जाएंगी? सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, तो 2 स्टेट्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का कोई भी डिस्प्यूट आप लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर स्टेट या सेंटर में कोई भी मतभेद है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये उनकी ओरिजिनल जुरिडिक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें से आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज H.J. कैनिया 51 से 50 से 51 तक, एंड द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज दीपक मिश्रा। 2017 तक वो प्रेजेंट थे। उसके बाद 2018 के अंदर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए और वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं, जो सॉरी फ्रेंड्स कितने नंबर के CJI हैं वो भी याद रखिए। द शॉर्टेस्ट टेन्योर सो फार इज ऑफ KN सिंह नवंबर 25 1991 से दिसंबर 12 1991। तो KN सिंह सबसे शॉर्टेस्ट जो है टाइम के थे, आप देख सकते हैं 25 से 12 तारीख मतलब 12 तक, ओनली 17 दिन ही ये रहे होंगे CJI। द लॉन्गेस्ट टेन्योर वाज YV चंद्रचूड़ 1978 से 85 तक। द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज फातिमा बीवी। आपको मतलब शुरू से आप ये याद करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जीके का बेसिक क्वेश्चन है 1987 के अंदर। और द सेकंड वुमेन जस्टिस वाज ज्ञान सुधा मिश्रा 2010 के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ये बेसिक जीके का पार्ट भी है और कई बार आपको ऑप्शन में भी ये कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि ऐसा क्या हुआ है या ऐसा कुछ है या नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। आप लोग ये नोट डाउन जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट है एप्लीएट जुरिडिक्शंस, मतलब आप अपील कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन से मामले में आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। Appellate jurisdictions mean that appeal against judgments of lower court can be referred to it। तो आप मान लीजिए हाई कोर्ट में केस हार गए हैं, आप लोग अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द कंट्री। 3 टाइप ऑफ केसेस फॉल विद इन इट्स एपेलेट जुरिडिक्शंस। तो 3 तरह के केस है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस, सिविल केस और क्रिमिनल केस। तो इसके अंदर तीनों ही केस आगे जो मतलब 3 तरह के केस की आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, रेफर टू द प्रोसेस वेयर द प्रेसिडेंट सीक्स द कोर्ट्स एडवाइस ऑन लीगल मैटर। तो प्रेसिडेंट मतलब एडवाइस मांग सकता है कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ हमें कुछ ये प्रॉब्लम है, हमें इस पे एडवाइस की जाए, आर्टिकल 143। लेकिन प्रेसिडेंट की मर्जी वो उनकी एडवाइस माने या ना माने, ये जरूरी है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवाइस दे दी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कुछ एडवाइस दे दी, क्या वो प्रेसिडेंट मानना जरूरी है? नहीं, प्रेसिडेंट माने या ना माने उनकी मर्जी है, उन्होंने एडवाइस मांगी है, वो एडवाइस फॉलो करें ना करें ये उनकी विल है। द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो मतलब आप सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आया, वहाँ पे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, वहाँ पर जितने भी कोर्ट जो केसेस है वो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई केस है सुप्रीम कोर्ट में, किसी एविडेंस की वजह से जीत गए, तो इस केस के बिहाफ पे आप लोग हाई कोर्ट में या फिर दूसरे कोर्ट में आप उसको एग्जांपल के तौर पे या फिर एविडेंस के तौर पे प्रूव कर सकते हैं कि उस केस में ये हुआ था, तो हमारे केस में भी सेम सिचुएशन है, तो हमें भी वही न्याय मिलना चाहिए, तो आपको न्याय मिल सकता है आपके जो, इसलिए उनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोला जाता है। आर्टिकल 129 अंडर आर्टिकल 139 इंसर्टेड बाय द 44th अमेंडमेंट। चलिए बताइए क्वेश्चन आपके लिए, 44th अमेंडमेंट कब हुई थी? बहुत बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा मैं, आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर टू द इटसेल्फ केसेस फ्रॉम वन और मोर हाई कोर्ट इफ दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन ए सिग्निफिकेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है कि ये केस हाई कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए, केस हमारे पास आना चाहिए। तो हाई सुप्रीम कोर्ट कोई भी केस मंगवा सकता है, वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो आप लोग समझ लीजिए इसको कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि आपका केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो केस अपने पास मंगवा सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैग, आर्टिकल याद रखिए 148 से 151, जिसको कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 148। तो कैग का आर्टिकल याद रखिए 148 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। द कैग ऑडिट्स ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो कैग के पास सारा खर्चा और जितने की रिसीट्स हैं, जितना खर्चा है, उनका जो हिसाब लेखा जोखा होता है कैग के पास। द कैग आल्सो एक्ट्स एज ए एक्सटर्नल ऑडिटर फॉर द गवर्नमेंट अलाउंड कंपनीज। जो गवर्नमेंट की कंपनीज है, गवर्नमेंट ऑड कंपनीज है, उनके ऑडिटर का काम किसके पास होता है? कैग के पास होता है। द कैग सबमिट इट्स रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। कैग अपनी रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट को देता है इन केस ऑफ अकाउंट्स रिलेटेड टू द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स होती है कैग प्रेसिडेंट को देता है, और द स्टेट गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट्स को देता है, जो स्टेट गवर्नर है। तो मतलब जो स्टेट की रिपोर्ट है वो स्टेट गवर्नर को दी जाती है, और जो सेंटर की रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है। किसके द्वारा? कैग के द्वारा। चलिए अब इसके अलावा एक और चीज है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। कैग आपको पता लगा कि ऑडिट का काम करता है सेंटर में अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। अब अटॉर्नी जनरल क्या? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। जितने भी लीगल मैटर्स हैं, यूनियन गवर्नमेंट के जितने भी केस हैं, उनको रिप्रेजेंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, अंडर आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 याद रख लीजिए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज MC स्टलवार्ड। तो इनका नाम याद रखिए। द करंट अटॉर्नी जनरल इज KK वेणुगोपाल 2017। तो अब आप देख लीजिए 2019 चल रहा है, तो 19 में कौन सा है तो आप लोग देख सकते हैं, और नीचे कमेंट जरूर कीजिए देखकर। टू बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ए कैंडिडेट मस्ट बी क्वालिफाइड बी अपॉइंटेड ऑफ
जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन है वही सारी क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल बनने के लिए भी चाहिए आपको। द अटॉर्नी जनरल कैन बी ए पार्टिसिपेंट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा में वो बैठ सकता है, बट वो जो है वोट नहीं कर सकता, उनके पास वोट करने का अधिकार नहीं होता। ये बस याद रख लीजिए आप इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है द कैग इज आल्सो द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट्स आर अकाउंट सर्विस IA एंड AS इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज। द ऑफिस ऑफ कैग वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1860, 1860 के अंदर कैग का ऑफिस बना, याद रखिए। द फर्स्ट कैग ऑफ इंडियन वाज V नरसिम्हा राव। द करंट कैग इज राजीव महर्षि। द कैग कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन मैनर सिमिलर टू ए जज द सुप्रीम कोर्ट, तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जा सकता है कि राज्यसभा लोकसभा से कोई भी बिल पास, मतलब कि दोनों जगह से बिल पास होना चाहिए, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से जो है मेजोरिटी से बिल पास होना चाहिए। द सैलरी एंड बेनिफिट ऑफ द कैग कैन नॉट बी चेंज टू हिज डिसएडवांटेज ड्यूरिंग द टेन्योर, तो मान लीजिए उसके पास कोई प्रॉब्लम होगी तो उनका ना ही सैलरी हटाई जा सकती है, ना ही उनकी जो है बेनिफिट्स हैं उनके वो हटाए जा सकते हैं। द कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए एक बार कोई बंदा कैग अपॉइंट हो गया, उसके बाद वो सरकार में कोई भी, या तो यूनियन में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी ऑफिस नहीं, मतलब कि ऑफिस में वो नहीं जा सकता, एलिजिबल नहीं रहता, वो कोई भी ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। द एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इंक्लूडिंग ऑल सैलरी अलाउंसेस पेंशन इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो ये जरूर याद रखिए कि जो उनकी सैलरी है कैग की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ली जाती है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद है, मैं पहले बता चुका हूं आपसे, तभी मैं पूछ रहा हूं, तो उसके बारे में जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टेट के बारे में, पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट, आर्टिकल 152 से 237 तक, ये सारे आर्टिकल हम इसके अंदर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नर से। जिस तरह फ्रेंड्स सेंटर के अंदर प्रेसिडेंट होता है, उसी तरह स्टेट के अंदर जो हेड होता है वो होता है गवर्नर। अब गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। चलिए पढ़ लेते हैं। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एंड द सेम गवर्नर कैन एक्ट एज द गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट, तो मतलब एक गवर्नर 2 स्टेट के लिए भी हो सकता है या एक ही स्टेट के लिए हो सकता है। ये आर्टिकल है 153 से 154। द गवर्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो अब उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। आर्टिकल 155 एंड आर्टिकल 156 स्टेट दैट गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब तक चाहे प्रेसिडेंट गवर्नर को उसको ऑफिस होल्ड कर सकता है, जब चाहे प्रेसिडेंट हटा भी सकता है। अब गवर्नर के लिए क्वालिफिकेशन कौन कौन सी है कि आपको गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है, किसी भी पर्सन को गवर्नर अपॉइंट करना है तो ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। 35 ईयर एज, उसकी एज 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, ना ही तो पार्लियामेंट का किसी भी हाउस नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। तो ये उनकी क्वालिफिकेशंस हैं और एज सच उनकी स्टडी के बारे में कोई बात नहीं की गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 161 गिव्स द गवर्नर द पावर टू ग्रांट पार्डन, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर थी रिप्राइव, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट एंड पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। अब इसमें से फ्रेंड्स आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, जिन्होंने प्रेसिडेंट का लेक्चर ध्यान से सुना है, प्रेसिडेंट की पावर्स पढ़ी हैं, तो प्रेसिडेंट के पास कौन सी एक पावर जो ज्यादा है गवर्नर से, जो पावर गवर्नर के पास नहीं है वो प्रेसिडेंट के पास ही थी। ओनली एंड ओनली वो कौन सी पावर है? प्लीज नीचे कमेंट करके बता दीजिए। द आर्टिकल 163 टॉक्स ऑफ discriminatory powers of the governor which is not even provided to the president. Moreover, the courts cannot call in question of his discretion. तो आर्टिकल 163 किसके बारे में बात कर सकता है? डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में। गवर्नर के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है। चलिए आर्टिकल 171 states that the state whether legislative council exists, the governor can nominate some members from amongst those distinguished in literature, science, arts, cooperative movements and social services. तो आर्टिकल 171 के दौरान 171 के दौरान गवर्नर कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकता है एज ए मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें याद रखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बोला गया, एमएलए नहीं बोला गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी के अंदर गवर्नर अपॉइंट कर सकता है आर्टिकल 171 के अंदर। तो ये याद रखिए, एमएलए के साथ कंफ्यूज नहीं हो जाना, क्योंकि कुछ बच्चे एमएलए के साथ कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए मैंने आपको पहले बताया था कि कितनी स्टेट्स के अंदर एमएलसी है, मतलब अपर हाउस भी है और लोअर हाउस भी है, तो उनके नाम जरूर बताइए। मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अपर हाउस और लोअर हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो कौन कौन सी स्टेट्स के अंदर ये दोनों प्रेजेंट हैं बताइए, उस स्टेट्स के नाम लिखिए नीचे, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। आर्टिकल 213 एम्पावर्स द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। मान लीजिए लेजिस्लेटिव रिसेस में है, अभी जो है असेंबली नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली अभी छुट्टी पे है, तब क्या है गवर्नर जो है आर्टिकल 213 के तहत एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? वो एक मतलब एक तरह का फरमान होता है, एक तरह का ऑर्डर होता है जो जारी कर दिया जाता है जब लेजिस्लेटिव असेंबली
पावर में नहीं होती, जब लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब गैदरिंग नहीं होती उनकी, तो वो सेशन में नहीं होती, तब जो है गवर्नर ये सब कर सकता है ऑर्डिनेंस, तो प्रेसिडेंट भी ऑर्डिनेंस बना सकता है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस बनाने का आर्टिकल कौन सा है, ऑर्डिनेंस इशू करने का आर्टिकल कौन सा है, कमेंट्स में जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो बात करेंगे आर्टिकल रिलेटेड टू स्टेट लेजिस्लेटर के बारे में बात करेंगे, हाई कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर फ्रेंड्स यहीं तक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। और कुछ चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने कीमती कमेंट नीचे जरूर कीजिए, जो मैंने पूछा वो जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। करंट अफेयर के लेक्चर्स डेली अपलोड किए जाते हैं, वो भी जरूर दिखा कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।